बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, ख्वाजा मीर दर्द साहब फरमाते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। ये कौन सा दर्द दिल है? ये वो दर्द दिल है जो कि इंसान महसूस करता है किसी दूसरे इंसान को मुसीबत या तकलीफ़ में देखकर, और उसका ये फ़ेल उसको फ़रिश्तों से मुमताज़ करता है और अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। लेकिन जिस दर्द की बात हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, वो दर्द आपको तब महसूस होता है जब आप अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल छोड़कर सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल को चूज़ करते हैं, जब आप स्ट्रेस में वॉक करने की बजाय सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप सादा ग़िज़ा को छोड़कर जंक ईटिंग को प्रेफर करते हैं। इस सब पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम आपको इस दर्द दिल से बचाना चाहते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनको इनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। AFIC को कमान कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं और बहुत अहम ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह के मैंने कहा कि दर्द दिल मुख्तलिफ होते हैं, कुछ दर्द अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो दिल का दर्द आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आई थिंक जब आपको पता चले कि जी कि आपके सीने में कोई प्रेशर है या सीने में ऊपर जलन जा रही है और घबराहट वगैरह है, तो समझें कि ये दिल की तकलीफ़ हो सकती है। और उसमें से हमने पहले आपको इमरजेंसी का बताया हुआ है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो काम उधर ही रोक दें और बैठ जाएं या लेट जाएं। और अगर वो चंद सेकंड्स में वो दर्द ठीक ना हो, तो अगर घर में पड़ी हुई एंजियोसेट, जिस घर में दिल का मरीज़ होगा उस घर में ये गोली ज़रूर होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी के लिए होती है। अगर सीने में दर्द हो तो आप ज़ुबान के नीचे रखते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर डिस्प्रिन है तो डिस्प्रिन एक गोली चबा के खा जाए, ठीक है, और उससे आपको ये कुछ मिनट्स के बाद आराम आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, उसमें दर्द बढ़ रहा है और आपको वॉमिटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मामला बढ़ रहा है, तो आपको फ़ौरन अस्पताल की तरफ रश करना चाहिए। कोशिश ये करें कि इस पूरी एक्टिविटी में आपको चलना ना पड़े। ठीक है। हाँ, अस्पताल भी अगर आप जाएं तो कोशिश करें कि कहीं अगर वहाँ पे व्हील चेयर पड़ी है तो व्हील चेयर पर बैठ के इमरजेंसी में जाएं। अगर वो स्टेप्स हैं तो सीढ़ियाँ तो ना चढ़ें, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी से हार्ट अटैक और बढ़ जाता है या कार्डियक अरेस्ट आपको हो सकता है। जो भी फिजिकल एग्जर्शन है, कम से कम भी फिजिकल एग्जर्शन है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम आप रेस्ट करें और फ़ौरन जाएं हॉस्पिटल में, और कोशिश ये करें कि अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी का बेड खाली पड़ा उस पर लेट जाएं। नहीं है तो फिर आप व्हील चेयर पर बैठे रहें। और एंजियोसेट जो डिस्प्रिन आपने घर से ले लिया है, वो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, और हो सकता है कि उसकी शिद्दत कम हो जाए और वहाँ पर आप जाएँ तो ये ठीक भी हो जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं आप ठीक हो गए। आप पूरा अपनी तशखीस करवा के, टेस्ट करवा के, ECG, ब्लड टेस्ट, ट्रोपाई टेस्ट होता है, हार्ट अटैक का एक सेंसिटिव टेस्ट है, वो होता है, 12 घंटे के बाद दोबारा रिपीट होता है। ये सारी चीज़ें करवा के आप आ जाए। देखें, डॉक्टर के देखने के बावजूद भी डॉक्टर भी इस हार्ट अटैक को मिस कर सकता है। सही। वो कहे जी मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ECG ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप कहें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कुछ देर के लिए अस्पताल में रख लें। और वो जो आपको रिटेन करते हैं, जो ड्रेन करते हैं, उसमें से आपको हेपरिन वगैरह या ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो आपके जो क्लॉट्स वगैरह होते हैं वो डिज़ॉल्व होते हैं और आपकी ट्रीटमेंट होती है। और इन द मीन टाइम आपका जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर की ओर पूरी ECG आ रही होती है, रिदम, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं और बताते हैं कि जी आपकी कंडीशन कैसी है। सर, हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में ये बताते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं अगर उनको दिल का दर्द आ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुन लेते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। तो आज का हमारे अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट है कि जब वो घर जा रहे हों तो ज़रूर ये दवाइयाँ जो हैं वो बाय कर लें, क्योंकि हर घर में किसी न किसी तौर पर हमारे बुज़ुर्ग अफराद मौजूद होते हैं, और अगर आपके पास ये दवाई होगी तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। इवन अगर आपकी गाड़ी में ये दवाई पड़ी हुई है और आपको लगता है कि रोड पर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, जो कि अक्सर हो जाता है, कभी ऑफिसेज में, कभी रोड पर, कभी चलते हुए आपको लगता है कि किसी पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा
है तो आप किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। सर, आपने कहा कि वहाँ पर जाकर मॉनिटर्स लगे होते हैं और पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ऐसी क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है जब आप अस्पताल पहुँच जाते हैं? क्या कोई दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं? थोड़ा सा ट्रीटमेंट के मुतालिक बताइए। देखो, जब इस हार्ट अटैक के साथ मरीज आता है तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल है। अच्छा। और उस प्रोटोकॉल में चंद दवाइयाँ होती हैं, वो 4 से 6 गोलियाँ होती हैं जो फ़ौरन दी जाती हैं, जो कि ब्लड थिनर्स होती हैं। और साथ ही साथ आपको अगर सीने में दर्द हो रहा है तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन होते हैं नाइट्रेट्स वगैरह के, वो शुरू हो जाते हैं, और हेपरिन जो है वो आपको शुरू हो जाती है। और अगर आपको कोई हार्ट अटैक हो रहा है और उसमें से ईसीजी ऊपर आ रही है और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, तो फिर वो जो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, वो दिया जाता है। और अगर कोई बड़ा सेंटर है जहाँ पे सहूलत है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की, जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसी वक्त मरीज़ को ले जाके कैथ लैब में उसकी एंजियोग्राफी की जाती है और एमरजेंसी में उसकी नाली खोल दी जाती है, स्टेंट डाल दिया जाता है और 100% मरीज़ ठीक हो जाता है और जो डैमेज होने का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और मरीज़ फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है उस ट्रीटमेंट के बाद। तो ये जो टाइम है, ये टाइम इज़ द एसेंस जो है, जो कि वहाँ पे मरीज़ को जल्दी पहुँचना चाहिए, जल्दी इलाज हो जाना चाहिए। और उससे फिर ये, और वो वहाँ पे जो अटेंडेंट साथ जाएं वो भी पुश करें, जी देखें जी ये आपके पास ट्रीटमेंट है, अगर कैश को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है वो लगे, या अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो है वो की जाए। वो ऐसा सेंटर जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे हो जाए। जो पेरिफेरी में सेंटर्स हैं या ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं है, वहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है वो वाली। और किसी को हार्ट अटैक एमआई हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रहा है, तो वो क्लॉट बस्टर जो इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोकाइनेज वो लगना शुरू हो जाता है। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ़ौरन से एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है, तो क्या ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या ये प्लान करके भी की जाती है? क्योंकि बाज़ पेशेंट्स ये पूछते हुए नज़र आते हैं कि हमारी क्यों नहीं की गई ना, तो ये किस तरह से डिसाइड किया हाँ, जाता है ये कि बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, अगर तो मरीज़ पहले चंद घंटे में आ गया है तो फिर यही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फ़ौरन, नाली 100% खुल गई, मसला हल हो गया। ठीक है। जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, क्लॉट बस्टर इंजेक्शन देते हैं, उसमें से वो 10% या 20% क्लॉट जिसने कवर किया था वो तो डिजॉल्व कर देता है, वो तो नाली खुल जाती है। बाकी जो 80-90% नाली में ब्लॉकेज है वो नहीं खुलता, और वो स्टेंट डालने से ही खुलता है। तो जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो पहली प्रायोरिटी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। ठीक है। जो इनका नहीं होता वो होता है कि वो लेट आए होते हैं, कई घंटे हो चुके होते हैं। देखना ये होता है कि क्या इस वक्त इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है और पेशेंट स्टेबल है और उसे पेन नहीं हो रहा, तो उसको आप दवाइयों के साथ करते हैं, फिर उसे कहते हैं जी कि फैसिलिटेटेड एंजियोप्लास्टी। वो बाद में जो एंजियोग्राफी करके फिर एंजियोप्लास्टी उसकी की जाती है। सही। होता यह है कि जब अटैक हो रहा है और पेशेंट पेन में है, फिर फ़ौरन हो जाना चाहिए। अच्छा। और अगर नहीं है, लेट हो गया और चीज़ें सेटल हो गई है, बर्नट आउट जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, या हार्ट अटैक हो चुका है, सेटल हो चुका है, तो फिर उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लान करके उस हफ्ते या उससे अगले हफ्ते आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को पेन हो तो फिर फ़ौरन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। सही, यानी कि डॉक्टर मरीज़ की तबीयत देखकर ये डिसाइड करेगा उसके टेस्ट के बाद कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और आपने कहा कि एंजियोप्लास्टी इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि अगर हो सकती है तो फ़ौरन से कर दी जाए। तो सर, फिर कितने अरसे तक मरीज़ को हॉस्पिटल में रखा जाता है? क्या कुछ दिन मरीज़ को वहाँ पर ठहरना पड़ता है या फ़ौरन से डिस्चार्ज जी कर जी दिया बिल्कुल। जाता आई है? थिंक अगर तब मरीज़ को हार्ट अटैक होता है तो अनकॉम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ना ब्लॉक हुआ, ना रिदम खराब हुआ, ना हार्ट फेलियर हुआ, तो 3 दिन के बाद घर भेज सकते हैं। अच्छा। अगर कॉम्प्लिकेटेड मींस के अगर उसमें से हार्ट फेलियर हो गया था, या वीटीवीएफ आपका रिदम खराब हो गया था, या ब्लॉक हो गया था, तो फिर मिनिमम 5 दिन जो है उधर रखना चाहिए और 5 दिन के बाद जो है उसे भेजना चाहिए। जो मरीज़ वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है, घर के अंदर वो चल फिर सकता है, शावर ले सकता है बैठ के गर्म बाथरूम में और गर्म पानी के साथ। सीढ़ियाँ ना चढ़े, पेट भर के खाना ना खाए, ठीक है। वहाँ पेट को खाली रखे, वजनी चीज़ ना उठाए, गुस्सा ना करे, ऊंचा ना बोले, और सीढ़ियाँ ना चढ़े। ठीक है सर, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, अबराज। जी, सवाल पूछिएगा। हाँ जी, आवाज। जी जी, टीवी नहीं देखना आपने, हमसे बात करनी है। टीवी की वॉल्यूम स्लो कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी, हमसे सवाल पूछिए, टीवी मत देखें आप। मैं पूछ रहा हूँ कि चिकनाई वाली चीजें खानी चाहिए या नहीं? अच्छा ठीक है, आपको कोई दिल का मसला है? उम्र क्या है आपकी?
बहुत चिकनाई वाली शोर आ चीजें रहा है। खानी चाहिए या नहीं? ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ था, लेकिन सवाल इनका अच्छा है कि चिकनाई वाली चीज़ें खानी चाहिए या नहीं। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा सर कि जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी पसंदीदा उनकी चीज़ें होती हैं कि फ्राइड नगेट्स हैं और समोसे पकौड़े वगैरह बच्चे बड़े पसंद करते हैं, तो क्या ग्रोइंग एज से कंट्रोल कर लेना चाहिए बच्चों को ये सब कुछ देना जहाँ शुरू से? उसमें कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा फ्राइड, डीप फ्राइड, ट्रांस फैट जैसे होती है वो, उससे आप बचना चाहिए। और बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और दूध का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वो ग्रोइंग एज उसमें होना चाहिए। और चिकनाई बिल्कुल मना नहीं है, ठीक है। उसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। यानी अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो उसमें से आपका जो तेल या ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं उसकी मकदार कम होनी चाहिए। और डीप फ्राइड चीज़ें कोशिश करें, कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, वो डेली ना हो। और बच्चों को भी जो आदत होती है कि डेली चिप्स बना दें, डीप फ्राइड चीज़ें हो जाए, वो वाली नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी है, कोई स्टीम्ड है, कोई ग्रिल्ड है, कुछ चीज़ें हैं खाने वाली, वो उन्हें दे दें। डेयरी प्रोडक्ट्स उनकी उन्हें ग्रोइंग एज है, उन्हें खाना चाहिए और ठीक खाना चाहिए। और बच्चों को आदत डालनी चाहिए खेलने की बाहर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं रहेगी, या वो आप टीवी के सामने या गेम्स के सामने आप बैठ जाते हैं और उसके बाद बच्चे हिलते नहीं, उठते नहीं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आदत डालें स्पोर्ट्स की और बाहर खेलने की आदत डालें। वहाँ से जो बच्चे की ये एक्टिविटी होगी उसकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा, उसकी बोन्स की ग्रोथ, मसल की ग्रोथ के लिए, उसकी जनरल ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये चीज़ें शुरू से डालनी चाहिए। और जो फास्ट फूड है कोशिश ये करें कि माँ बाप जो है उसको कंट्रोल करके रखें। और वंस इन फोर्टनाइट, यानी 2 हफ्ते में एक दफ़ा कहीं बच्चों को ले गया और उन्हें ये इस तरह की कोई चीज़, कोई फास्ट फूड है वो खिला दी। और कोल्ड ड्रिंक्स का भी मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह जो आपकी कन्फेक्शनरी है, बेकरी है, चॉकलेट्स है, कैंडीज़ है, इनका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि चिकनाई बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन आप देख कर खाइए। जिस तरह कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अगर वो बटर लगा रहे होते हैं तो वो लगाए ही जा रहे होते हैं। तो आप बटर ज़रूर खाएं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन थोड़ा जो है कंट्रोल करके खाएं। इसी तरह बच्चों के लिए जब माई लंच प्रिपेयर कर रही होती हैं, अगर वो ख़ुद तैयार करेंगी, उनको पता है कि इसमें मैंने कितना ऑयल इस्तेमाल किया, इसमें मैंने कितनी चीनी डाली है। जब आप बेकरी आइटम्स बाय करते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी मुफीद हमारी जो गुफ्तगू है इस हवाले से जारी है। मैं चाहती हूँ कि सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि दिल के मरीज़ जब घर जाते हैं, आप बता रहे थे उनको एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी वॉक करनी चाहिए, तो कितने दिन वो वॉक कर सकता है और कितनी देर तक कर सकता है? देखिए, उसका जब घर में जाए तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को चहलकदमी करे। ठीक है। आराम वाले स्टेप, जहाँ पे उसे सीने में दर्द हो या घबराहट हो वहाँ पे रुक जाए, उसमें फिर चलने की कोशिश ना करे। और रोज़ाना 1 मिनट बढ़ाता जाए। ठीक है। और 2 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, तो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को वो चहलकदमी कर रहा हूँ। जो सही काम करने के काबिल होगा वो 1 महीने के बाद या 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के बाद होगा। क्योंकि ये ज़ख्म होता है, हार्ट अटैक एक ज़ख्म होता है दिल के ऊपर, और इस ज़ख्म को हील होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। और अगर आपने इस दौरान एग्जर्ट करने की कोशिश की तो हो सकता है आपको तकलीफ ना हो, लेकिन आपको रिदम ख़राब हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है और आपका दिल का साइज बढ़ सकता है। यानी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, जब आप उसे रेस्ट नहीं देते और दिल फिर गड़बड़ करना शुरू सर यहाँ करता पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछे। मैम जी, आपकी आवाज़ कट रही है, हमें सही से सुनाई नहीं दे रही, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। जी सर, हमने बात की कि वॉक जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू करनी चाहिए, हल्की चहलकदमी आपने कहा करनी चाहिए और फिर उसमें इजाफा करते रहना चाहिए। सर, जो घर वाले होते हैं उनको मरीज़ का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? क्या खाने में कोई एहतियात करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि उनको स्ट्रेस ना दें या कोई उनके सामने ऐसी बात ना करें जिससे वो परेशान हो जाएं? क्या एहतियात की जा सकती है घर वालों की हाँ, तरफ बहुत से? ज़रूरी है। एक तो घर वालों ने ये चेक करना होता है कि मरीज़ जो है एक ज़्यादा एग्जर्ट ना करे। टेलीफोन का इस्तेमाल कम होना चाहिए। टेलीफोन बहुत बड़ी एग्जर्शन है। देखिए, जब आप मोबाइल सुनते हैं या बात करते हैं तो आप रियलाइज़ नहीं करते, और फिर आप जब बात करना शुरू, या तो आपकी सांस फूल जाती है या सीने में दर्द होता है, उसकी एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि 2 हफ्ते तक आप जो है हार्ट अटैक के बाद टेलीफोन इस्तेमाल ना करें, अच्छा। मोबाइल जो है इस्तेमाल ना करें। दूसरा, आप ड्राइव नहीं कर सकते, ना बाइक मोटरसाइकिल चला सकते हैं, ना साइकिल चला सकते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं।
महीने के बाद जब आप देखें कि आपकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने ओके कर दिया, तो फिर आप ड्राइविंग जो है शुरू करें। और अगर कोई काम काज है तो वो महीने से पहले नहीं शुरू करना चाहिए, महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए। और दवाइयाँ आपने बाकायदगी से लेनी है। और घर वालों ने देखना ये है कि कहीं मरीज़ ओवर एग्जर्ट तो नहीं कर रहा। जैसे आपने शुरू में बात की कि एक तो बड़ा ज़रूरी है कि मरीज़ को पता हो मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, और वो उसने उसी हिसाब से एहतियात करनी है। कई दफ़ा उसको बार बार रिमाइंड करवाने से वो साइकोलॉजिकली, नफसियाती तौर पे बहुत डाउन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। वो कहता है मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे हार्ट अटैक हो गया, अब मैं बिल्कुल एक किस्म का डिसेबल हो गया। तो घर वालों को चाहिए कि उसे बार बार ये रिमाइंड ना करें कि आपको ठीक ये, है। उन्होंने कहा जी हो गया बस ठीक है, इलाज हुआ है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और एक महीने ये डेढ़ के बाद जिंदगी है, दोबारा ये अपनी सब रूटीन कुछ पे आ चलता जाएंगे। रहेगा। हाँ, कॉलर है यहाँ पर, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, फरूक बात कर रहा हूँ कराची से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, सवाल मेरा ये है कि 30 से 35 सेकंड के लिए ना तेज 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 दिल धड़कता है हमारा। अच्छा, ठीक है। ये कब से हो रहा है आपको? ये कोई मुझे साल हो गया है, ठीक महीने है, में एक बार होता है। महीने में एक बार होता है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 23 साल। और इसके साथ क्या सांस भी फूलता है, कोई दर्द वगैरह भी आता है? नहीं, दर्द वगैरह कोई नहीं होता, लेकिन बहुत तेज धड़कन हो जाती ठीक है। कोई परेशानी वगैरह है, कोई स्ट्रेस जिंदगी में? है। जी, घरेलू थोड़े बहुत तो परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, पहले ठीक है। टेस्ट क्या? करवाएं, जी सर। पहले कोई टेस्ट करवाएं, पहले दिखाया कोई किसी टेस्ट को? वगैरह हुए हैं आपके? कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं? नहीं, एक मरतबा टेस्ट करवाए थे, उसके बाद फिर अच्छा, उसके बाद नहीं करवाए हैं। ठीक है। काम तो क्या ये था? बताइएगा कि कौन कौन से टेस्ट करवाए थे आपने? ये ICG करवाई थी अपनी, और ब्लड वगैरह टेस्ट करवाई। तो वो ठीक आए थे सारे? जी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या नींद में आपकी आंख खुल जाती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो अभी किसी डॉक्टर को दिखाया आपने या नहीं? नहीं, अभी चेक तो करवाना है, सर्जन है। ठीक है। ज़्यादा भूख वगैरह लगती है आपको? वज़न में कोई कमी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलें, ठीक है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी, यंग पेशेंट हैं और पैल्पिटेशंस हो रही हैं, महीने में एक दफ़ा होती हैं, थोड़ी बहुत परेशानी भी चल रही है। उसमें बेस लाइन आई थिंक इन्होंने ETT वगैरह करवाई है, वो ठीक ही होगी जो उन्होंने बताया होगा। ECG पे कुछ नहीं आया। और नॉर्मली कई दफ़ा होता है कि रिदम का प्रॉब्लम होता है, और ECG में कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रा कुछ आइडिया हो जाता है कि कुछ बाय बर्थ कुछ ECG में चेंजेस आती हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो अगर वो बेसिक नहीं है तो फिर बाद में 24 आवर जो है वो होल्टर मॉनिटर्स वगैरह वो सही। करवाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट हो गया, वो नॉर्मल है। एको करना जो ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड हार्ट को हो जाए, उसे पता चल जाए। और कई दफ़ा जो है ये अनडॉक्यूमेंटेड रहता है, कई दफ़ा होता है, और अगर चंद सेकंड में ही वो ठीक हो जाता है तो वो रिकॉर्ड कई दफ़ा नहीं होता। तो ये सही। चीज़ें देखने के लिए, और प्लस इनकी वही एंग्जाइटी वाला लेवल कैसा है, काम क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते, वज़न कैसा है, वज़न ज़्यादा तो नहीं है, नींद पूरी 6 से 8 घंटे करती है। ये सारी चीज़ें अगर नींद भी पूरी ना हो और आप रेस्ट भी ना करते हो, चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हो, तभी आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी आम चीज़ ये है कि पहले ये देखा जाए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ठीक है। ट्रीटेबल है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। वो नहीं है तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। लेकिन एक दफ़े ने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो कराची में है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, NICVD, जिसे हम कार्डियो आम इस्लाम में कराची वाले कार्डियो कहते हैं, कार्डियो हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे हर चीज़ का जो है वो तशखीस भी है और इलाज भी है, और सर, हर तरह का मुफ्त इलाज specialist- वहाँ और पर मुफ्त होता इलाज है। है, गवर्नमेंट का अस्पताल है, मुफ्त इलाज है। वहाँ पे जाएं और अपने टेस्ट सारे करवाएं। बिल्कुल। और वहाँ पर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो एक दफ़ा जब आप रूल आउट कर लेंगे कि आपको दिल का मसला नहीं है तो फिर कोई इतनी परेशानी की बात जी। नहीं है। सर, जो स्टेंट डाले जाते हैं वो क्या मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, और ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेंट यूज़ करना है? क्या ये ब्लॉकेट पे डिपेंड करता है, डॉक्टर पे डिपेंड करता है, या फिर कौन सी शरीयान ब्लॉक्ड है इस पर डिपेंड करता है? थोड़ा सा स्टेंट्स के मतलब बताइए। जी जी, देखें स्टेंट्स मुख्तलिफ मेटल्स के स्टेंट्स होते हैं, और हर पहले तो नॉन ड्रग कोटेड होते थे जिनके ऊपर दवाई नहीं लगी होती थी। अब ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं ड्रग कोटेड होते हैं। नॉन ड्रग कोटेड बहुत स्पेशल कंडीशन में लगाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो लगाए जाते हैं। वो ब्लॉकेज को रोकते हैं, जो री ब्लॉकेज होती है स्टेंट डालने के बाद वो ड्रग कोटेड है उसको रोकते हैं। हाँ, अभी इसके मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं और उसमें से मुख्तलिफ मेटल्स हैं, और उसमें से जो कुछ जो है स्टेंट है जो ट्रायल्ड और यूज़ जो होते हैं, अभी सबसे ज़्यादा जो स्टेंट्स जो हैं जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने जहाँ से शुरू हुए हैं वो अमेरिकन स्टेंट्स से, FDA अप्रूव्ड।
जी। वो टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है और उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी इस्टेब्लिश हो गई है, सेफ्टी, एफिकेसी और उनकी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए उनका नंबर ज़्यादा है, तो वो हम समझते हैं कि वो वाले ज़्यादा रिलायबल होते हैं। सर, लेकिन इस अभी पर और भी मजीद बात करेंगे। यूरोपियन। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको जी। पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं दिलावर शहजाद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल मेरा ये है कि मेरी उम्र है 43 साल। ठीक है। तो मैंने ना एक दफा वो चेकअप करवाया था ब्लड कोलेस्ट्रॉल का, तो वो आया था 240। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे दिल की जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे बहुत ज्यादा गुबार सा आ गया दिल पे, धड़कन तेज हो जाती है अच्छा, ठीक है। और उसके बाद वो जो ना कमजोरी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं, दिल के ईसीजी वगैरह या एको या ईटीटी? ईसीजी करवाई थी, तो वो कह रहे थे जी आपके ना ये जो है ना वो मैदे की वजह से है। वो मेरे दोनों बाजू ऐसे थे, एक दफा ऐसी सूरत थे कि बिल्कुल सुन्न हो गए थे दोनों बाजू। अच्छा, ठीक है। उनको चेकअप करवाया, वो कह रहे थे जी आपके मैदे की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ईटीटी में कोई उन्होंने बताया था कोई मसला या ठीक आई थी ईटीटी? नहीं मैम, ईसीजी तो बिल्कुल क्लियर आई थी। नहीं, ईटीटी जो Exercise। एक्सरसाइज वाला टेस्ट होता है। नहीं वो नहीं था, सिर्फ ईसीजी की थी। ईसीजी करने के बाद उन्होंने ये दवाई तजवीज कर दिया आपके मेरे की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे ठीक है। उम्र तो क्या मैं है आपकी और सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं नहीं वो नहीं, वो 43 साल उम्र है। 43 साल है, ठीक है। और कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर का मसला, खानदान में किसी को दिल का मसला? नहीं, खानदान में तो दिल का मसला है, और बड़े भाई को भी था, छोटे को भी था। ठीक है। लेकिन ये तो मैंने इसीलिए चेकअप करवाया था, मेरे छोटे भाई को हुआ था वो हार्ट अटैक है। ठीक है। तो उस पीरियड के दौरान ही मैंने ईसीजी करवाई, लेकिन ईसीजी उस वक्त उनकी बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है। और ये कितनी दफा आपको हो चुका है इस तरह से? ये इस तरह तो एक दफा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन एक ही ये है कि उसके बाद ये है कि कभी कभी जो है ना दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, खासकर जब कोई परेशानी वाली बात होती है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, आई थिंक ये तो फैमिली हिस्ट्री है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, और फिर कोलेस्ट्रॉल इनका ज़्यादा 240 है। नॉर्मली रेंज 200 से कम होनी चाहिए, 150-60 के करीब होनी चाहिए। और एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल जो है 100 से कम होना चाहिए। तो इनके चांसेस, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, बड़े भाई को हो चुका है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इनकी नालियाँ बंद होंगी और नहीं ये प्रॉब्लम हार्ट वाला होगा। तो ये अपना स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करवा लें, और अगर उसमें जो एक्सरसाइज वाला टेस्ट है और उसमें और ब्लड टेस्ट और बाकी भी और करवा लें, और उसमें से अगर पता चलता है कि उस स्ट्रेस टेस्ट में कोई ख़राबी आई है, तो फिर आगे सीटी एंजियो या एंजियो इनकी होनी चाहिए। मेरा तो नहीं ये मशवरा होगा कि सीटी एंजियो ज़रूर करवा लें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से मशवरा करके अपनी एक ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करवा लें, जिसमें डिस्प्रिन है, कोलेस्ट्रॉल की गोली या बीटा ब्लॉकर है, नाइट्रेट्स हैं, वो दें, क्योंकि एक इनकी वार्निंग मिल गई है और मे बी कि इनका ये मसला चल रहा हो, तो जब तक सही तरीके से चेकअप नहीं हो जाता और डायग्नोज नहीं होता, उस वक्त तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। सर, आपने दवाइयों की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बताइएगा कि दवाइयाँ इस्तेमाल करना किस कदर ज़रूरी है एक दिल के मरीज़ के लिए, स्पेशली वो लोग जो कहते हैं कि हमने दवाइयाँ इस्तेमाल की, अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दो किस्म के पेशेंट्स होते हैं, एक वो जो कि बहुत केयरफुल होते हैं, अपनी दवाई टाइम पे लेते हैं और हमेशा दवाई लेते हैं, और एक वो पेशेंट्स होते हैं जो कि थोड़ी सी लेजीनेस शो करते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और दवाइयाँ खुद ही बंद कर देते हैं। तो दिल का मरीज़ अगर दवाइयाँ बंद कर देता है तो ये किस कदर नुकसानदेह? बहुत नुकसानदेह है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मरीज़ जिनको पता होता है कि हमें दिल की बीमारी है, उन्हें एक नुस्खा दिया गया, दवाई उनके ट्रीटमेंट हुई, स्टेंट हुए, बाईपास हो गया या नहीं हुआ, सिर्फ दवाइयों पे ही रहे और वो दवाइयाँ इस्तेमाल करने आराम था, देन वो बीच में 1-2 महीने बाद समझते हैं जी मेरी तबीयत ठीक है, मैं ऐसी दवाइयाँ खा रहा हूँ, कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट जो हम दवाइयाँ देते हैं, इनका साल साबित हो चुका है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो खाना वो हमारे पास हार्ट अटैक के साथ पहुँचते हैं। हाँ, कोई फेलियर, हार्ट फेलियर के साथ कुछ कईयों को रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, वो पहुँच ही नहीं पाते। तो ये इतना नुकसानदेह है कि आपको दोबारा जो हार्ट अटैक किसी वक्त भी हो सकता है, और इसलिए आपको दवाई किसी सूरत में भी नहीं
छोड़नी चाहिए। दवाई का एक फ़ायदा होता है कि आपकी बीमारी को वो कंट्रोल करके रखती है, और इस तरह के जो हादसा हैं कि अचानक हार्ट अटैक और मौत वाक़, उससे बचा जा सकता है। सही। सर, दवाई से क्या बीमारी ठीक भी हो जाती है जब आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, या नहीं? अगर आपको एक दफ़ा दिल की बीमारी हो गई है तो ये साथ साथ चलती रहेगी, तो दवाई क्या बीमारी को ठीक करती है या आइंदा आने वाली मज़ीद जो परेशानियां हैं या कॉम्प्लिकेशन है उनको रोकती है? लेकिन ये जो दिल की बीमारी है, ये कंट्रोल होती है, ये ठीक नहीं होती, अच्छा। और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इसको रिवर्स कर दे और इसको हार्ट की बीमारी को ठीक कर दे। आप दवाई जो है खाते रहते हैं तो बीमारी कंट्रोल में रहती है, और अगले हार्ट अटैक नहीं होते या अगला डैमेज नहीं होता। अगर होना होता है तो उसकी शिद्दत ज़रा कम होती है। तो दवाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखती है, आपके ब्लड को थिन करती है, और आपकी नालियों के ब्लॉकेज को, जो स्पीड है उसको कम करती है। और अगर कोई खुदा न खासा हार्ट अटैक आने वाला तो उसको रोक के रखती है। कोई रिदम का मसला होता है उसे रोक के रखती है। और जो नॉर्मली ये बेसिकली प्रिवेंशन के लिए होता है कि आपको फ्यूचर में कोई मसला ना हो। दवाई खानी बहुत ज़रूरी है, और ये आपके ज़हन में होना चाहिए, और कि घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आपका एक घर में एक मरीज़ हो गया और उसे डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी है, तो वो ये ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या वो बंदा दवाई या बंदी जो है दवाई खा रही है कि नहीं खा रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि आप चलते फिरते रहिए और कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस जो है उसको अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।